Today I will teach you the second chapter of your first flight book, National Mandela Long Walk to Freedom, written by नेशनल रोलिहाल मंडेला। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेशनल मंडेला का ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनका ऑटोबायोग्राफी ये होता है जिसमें कि जो इंसान खुद से खुद के बारे में लिखता है। तो उनका एक बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसी से इस स्टोरी को लिया गया है जिसमें कि वो एक्सप्लेन किए हैं अपने फ्रीडम को कैसे वो झेले हैं और कैसे अपने फ्रीडम को पाए हैं, वही इस स्टोरी में एक्सप्लेन किए हैं। अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में चलता था। अपार्थेड के थ्रू होता क्या था कि जो लोग ब्लैक कलर्स के होते थे ना, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपुल्स। जो ब्लैक लोग होते थे उनको ये परमिशन नहीं था कि किसी भी चीज़ में शामिल हो सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जस्ट लाइक वोटिंग या अदर चीज़ में। सारे सिस्टम से उनको अलग रखा जाता था। उनके लिए अलग नेशनल एंथम था, उनके लिए सारा कुछ अलग से था। उनको बिल्कुल टॉर्चर किया जाता था, उस सोसाइटी से हटकर माना जाता था। तो इसमें यही सारे चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं नेशनल मंडेला कि आखिर उनको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा इस फ्रीडम को पाने के लिए। तब जाकर नेशनल मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, जो कि इलेक्शन के थ्रू, और इलेक्शन पहला बार हुआ था और वो पहले ही प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के 1994 में। तो इसी स्टोरी को हम लोग अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या 10th May dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly blessed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इनऑर्गेशन। इनऑर्गेशन का मतलब ये होता है सेरेमनी कह सकते हैं हम किसी भी चीज़ के, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं कोई भी सेलिब्रेशन में। तो वो 10th मई था, 1994 10th मई था। तो डाउन ब्राइट एंड क्लियर, नेशनल मंडेला कह रहे हैं कि वो दिन बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत अच्छा था और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लीडर उस इनऑर्गेशन में शामिल हुए थे। क्योंकि बहुत सारे लीडर जो थे वो साउथ अफ्रीका से अपना रिलेशन तोड़ दिए थे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थेड के थ्रू। अपार्थेड क्या है? एक सिस्टम है, इसको माइंड में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एराइज होता है। अपार्थेड क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब क्या है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। For decades this had been the seats of white supremacy and now it was the site for a rainbow gathering of different color and nations for the installation of South Africa's the first democratic non-racial government. अब क्या है, ये सेरेमनी जो हो रहा था उस प्लेस को डिफाइन किया जा रहा है। कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में, जिसका क्या नाम था? एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर एक ऐसा बिल्डिंग था जो कि खुले आसमान था, मतलब कि वो बिल्डिंग पैक्ड नहीं था। बिल्डिंग वहाँ पे जो था वो खुले आसमान, आराम से वहाँ पे नेचुरल हवा आ रहा था और ऊपर छत नहीं था, खुला हुआ था। बहुत बड़ा फील्ड था, बहुत अच्छे गार्डन थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो उसको डिफाइन किया गया है और बोला जा रहा है यहाँ पे बहुत, मतलब रेनबो कलर जो यहाँ लिखा हुआ है, वो रेनबो कलर कहने का यहाँ पे इन द सेंस ये है कि वहाँ पे अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहुत ब्लैक पीपुल्स, ब्राउन पीपुल्स, वाइट पीपुल्स, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। डिफरेंट कलर के लोग वहाँ पे आए थे। आखिर क्यों आए थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट बने थे, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं हुआ था, ब्लैक गवर्नमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, इसलिए वहाँ पे लोग आए थे। ऑन दैट लवली ऑटोमन डेज आई वॉज, यहाँ पे ऑटोमन बोल रहा है। ऑटोमन कब होता है? हमारे यहाँ जो है 5th, ये जो मई है, मई में क्या चल रहा होता है? गर्मी। लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका में यहाँ पे बोल रहे हैं ऑटोमन। ऑटोमन इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जस्ट अपोजिट है। ऑटम सीजन यानी वहाँ पे ठंड स्टार्ट होने वाला है, ठंड से पहले जो सीजन आता है वो ऑटम सीजन होता है। तो वहाँ पे ऑटम सीजन चल रहा है। जब हमारे यहाँ गर्मी शुरू हुआ है, गर्मी चल रहा है, तब वहाँ पे ठंड की शुरुआत होने वाली है, इसलिए यहाँ पे ऑटम सीजन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आई वॉज
accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट. स्वर्ण यहाँ पे ये है, मतलब कि वो लोग ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो लिए. उसके बाद फिर कौन लिए, एक और पहले वो लोग सब प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, ये सारे ले रहे थे ओथ. उसके बाद लिए थे थैम्बो बेकी वाज स्वर्ण इन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. ये दोनों अपना स्वर्ण ले लिए थे. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of republic and its people. To the assembled guest and watching words I said. अब क्या हुआ, जब बोल रहे नेशनल मंथेला, जब हमारा टर्न आया तो हम सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद किए जो कि बहुत सारे लोग आए थे, और वो ये बोले कि ये जो रिपब्लिक है, हम रिपब्लिक फॉलो करेंगे. रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि जो सारा नियम कानून है और एक अपना नियम कानून बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, और रिपब्लिक लोगों को फुल फ्रीडम देंगे, राइट्स देंगे हर किसी को. उसके बाद वो बोल रहे हैं टू द असेंबल गेस्ट एंड द वास्ट वर्ड आई सेड. अब वो गेस्ट के लिए क्या करें. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confirmed glory and hope to new born liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long. Much be born a society of which all humanity will be proud. अब वो बोल रहे हैं कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं. क्या है, आज़ाद हैं. और ये हमारा पहला ऐसा दिन है, मतलब पहला दिन है, स्टार्टिंग है. जब वो ओथ ले रहे थे तो बता रहे थे ये हमारा स्टार्टिंग है जब हम ये सारे चीज़ को इंजॉय कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, सेवंस कलर, और ये ह्यूमैनिटी की जीत हुई है. और उनके इस जीत को लेकर वहाँ पे सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे उन पे. वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल. अब क्या कह रहे हैं कि हमारी धरती पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब बहुत सारे नेशंस के लोग आए थे, बहुत सारे कंट्री से लोग आए थे, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे नेशनल मंडेला के स्वर्ण में. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is after all common victory of justice for peace for human dignity. अब वो बोल रहे हैं मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप लोग आए और हमारे लोगों से मिले. हमारे लोगों इन द सेंस कि ब्लैक्स लोगों से मिले, क्योंकि पहले यही सारे लोगों से, बहुत सारी कंट्री से रिश्ता जो टूटा था वो इसी वजह से, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के वजह से. तो बोले कि अब हमारे देश में जीत हुई है, विक्ट्री हुई है. किस चीज़ की, जस्टिस की, फॉर पीस और ह्यूमन डिग्निटी की. ये सारे चीज़ों का जीत हुआ है. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. बी प्लीज्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अनदर डिस्क्रिमिनेशन. अब वो बोल रहे हैं कि हम इन सारे चीज़ों से अपने कंट्री को फ्री करेंगे. किस चीज़ों से, पॉवर्टी से, मतलब गरीबी से, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं जेंडर से, जैसे मेल फीमेल में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि मेल ये काम को कर सकते हैं, फीमेल ये काम को कर सकती है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती. ये सारे चीज़ को हम हटाएंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा. आगे करें, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट विन that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब वो बोल रहे हैं कि इस धरती पर अब ऐसा कभी नहीं होगा कि लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ेगा. मतलब कि ये जो ऑपरेशन हो रहा था उन पे, ऑपरेशन और ऑपरेस्ट दो वर्ड है जो आगे क्लियर होगा, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, हो रहा था, अब वो नहीं होगा. मतलब कि जो उन पे अत्याचार हो रहा था अब वो दोबारा कभी कभी और कभी नहीं होगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेस फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. अब बोले अब इस धरती पे जो सन उगेगी, जो उगती है, वो एक नई चमक से उगेगी और हमारे अफ्रीका को भगवान भला करें. इतना बोलकर वो अपना शपथ को कंप्लीट किए. A few moments later, we all lifted our eye in a way as a
A spectacular array of South Africa jet helicopter and troop carriers rode in a perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty or democracy to a new government that had been freely and fairly elected. उसी के कुछ क्षण बाद क्या हुआ, सभी लोग ऊपर की तरफ देखने लगे. अवे अवे दैट मीन्स कि जिगजैग फॉर्म में जो है ना वो आ रहा था. स्पेक्टिकुलर एरेज मतलब जेट, हेलीकॉप्टर का जो जेट था वो वहाँ जिगजैग फॉर्म में वहाँ पे फॉर्म किया. किस चीज़ का फॉर्मेशन किया? वो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है ना उसका फॉर्मेशन किया जिगजैग फॉर्म में कलर को उड़ाते हुए. और सभी का आँख ऊपर बिल्डिंग के ऊपर टिका हुआ था क्योंकि सभी लोग देख रहे थे. और ये सारा चीज़ सिर्फ किसके लिए किया जा रहा था? इस गवर्नमेंट के लिए किया जा रहा था. दैट मीन्स नेशनल मंडेला के इस ओथ के सेरेमनी पे किया जा रहा था और उनको बहुत खुशी हो रहा था. और वहाँ के जो मिलिट्री थे वो लोग बहुत लॉयल्टी शो कर रहे थे, बहुत लॉयल थे. और उनको खुशी हो रही थी इस बात का कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है और कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल of the South Africa Defense Force and police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impal jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि मैं इन सारे चीज़ों को भूल नहीं सकता हूँ. जो सारे ये कमांडर्स थे, पुलिस थे, जो भी थे, वो लोग जो अभी इनको सैल्यूट कर रहे हैं वो उन्हें कुछ ईयर पहले, कुछ साल पहले उनको अरेस्ट करते थे. क्योंकि जब नेशनल मंडेला जो ये फ्रीडम पाए हैं इसके लिए उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा. 27 ईयर उनको रहना पड़ा था प्रिजन में, जेल में रहना पड़ा था, तब जाकर उनको ये आज़ादी मिला. और बहुत सारे टॉर्चर भी सहने पड़े थे. तो इसमें यही बोला जा रहा है कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है, मैं भूला नहीं हूँ. कि जो लोग आज जिनके मतलब कि मेडल्स लगा हुआ है, जिनके बहुत सारे स्टार लगे हुए हैं, रिबन्स लगे हुए हैं, जिनके ड्रेस पे, वर्दी पे, जिसको वर्दी कहते हैं, वर्दी पे, तो वो ये लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं. लेकिन वो कुछ साल पहले ये लोग मुझे अरेस्ट किया करते थे. फिर वो सेफ्रॉन जो है वो जिगजैग फॉर्म में वहाँ पे नया जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग था उस कलर में वो आया, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड. The day was symbolized for me and the playing of our two nation anthem and the vision of white singing Koshi Shikele Africa and black singing Dai's Steam, the old anthem of the Republic. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब क्या हुआ, उसके बाद फिर वो जब फ्लैग आके गया, फिर वहाँ पे नेशनल एंथम हुआ. दोनों लोगों के दो नेशनल एंथम, ओल्ड और न्यू. तो ये दोनों नेशनल एंथम याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होता है. क्या था? कोशी शिकेले ई अफ्रीका और दूसरा था डाई स्टीम. तो ये दो सॉन्ग था. तो जो ब्लैक, बहुत लोगों को ओल्ड वाला नहीं याद था, बहुत लोगों को न्यू वाला याद नहीं था. लेकिन वो बोले कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War before my own birth. अब नेशनल मंडेला कह रहे हैं इनॉर्गेशन में उनको सारा पिछला हिस्ट्री उनके माइंड में आ रहा है. अब वो कह रहे हैं 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, दैट मीन्स 1900 से लेकर 1910 तक की बात है. जब उनकी जन्म भी नहीं हुई थी तब एक एंग्लो बार हुई थी. एंग्लो बार दैट मीन्स कि साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में, इंग्लिश मतलब वाइट लोगों में और ब्लैक लोगों में, तभी ये सारा चीज़ का सेपरेशन वाला चीज़ आया था, तभी ये सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जो कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा. The difference and elected system of racial domination against the dark-skinned people to their own land, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has even known.
Now, in the last decade of the 20th century and my own 18th decade as a man, that system have been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. तो अब बात किस चीज़ का हो रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि तभी ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, फिर बोले कि चलो अब वो सारा दिन दूर हो गया. कब दूर हुआ? 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी दैट मीन्स कि 1990 से 2000 तक. तो 1994 में वो बने थे प्रेसिडेंट. तो तभी की बात वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब वो ये दिन आ गया है जब ऐसा कभी नहीं होगा कि लोगों को ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम होगा और स्किन के वजह से कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा और आज़ादी में कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी. दैट डे हैड कम अबाउट द unimaginable sacrifice of the thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that days, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. अब क्या बोल रहे हैं कि मैं उन थाउजेंड्स लोगों के सेक्रीफाइस को नहीं भूल सकता हूँ जिसका कि कोई रिपे नहीं है, उसके जख्म को भरा नहीं जा सकता हूँ. वो जो सारा टॉर्चर सहे थे, जो प्रॉब्लम आया था, जितना वो किए अपने कंट्री के लिए. अफ्रीकन पैट्रियोट्स मतलब अफ्रीका के जो देशभक्त थे, जो अपने कंट्री के लिए, जो अपने लोगों के लिए जितना वो किए, उसका जो पीड़ा उनको हुआ, जो घाव हुआ, वो कोई भर नहीं सकता है. और वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं. द पॉलिसी ऑफ अर्थ हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट ही द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड vulnerability had another unlimited effect, and that was that in the produce the obviation and tombos the world. अब यहाँ पे नेम सभी का बताया जा रहा है. ये सारे जो नेम हैं, ये लोग ये सारे चीज़ को फेस किए थे और इन लोगों में बहुत ज़्यादा हिम्मत होता था. मतलब कि कितना भी टॉर्चर हो, कितना भी कुछ हो, ये लोग अपना हिम्मत नहीं हारते थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन लोगों को चाहिए था आज़ादी. सिर्फ इनको खुद के लिए नहीं बल्कि इनके लोगों के लिए भी इनको आज़ादी चाहिए था. आगे है करेज, विजडम एंड जनरसिटी. That there like my may never be known again. Perhaps it requires such depth of the oppression to create such height of character. My country is rich in minerals and gems that lies beneath in soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए लोगों में धैर्य होना ज़रूरी है. अगर धैर्य नहीं होगा तो लोग कभी किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते. क्योंकि ये जो हमारे नेशनल मंडेला थे, ये क्या बहुत सालों तक बहुत सारा चीज़ झेले और बहुत सारे लोग थे जो झेले, जिनको कि ये दिन देख भी नहीं पाए. नेशनल मंडेला खुद इस चीज़ पे बहुत सेम फील कर रहे हैं कि जो लोग इतना ज़्यादा किए, सेक्रीफाइस किए अपने लाइफ में, आज जब ये दिन आया है तो वो लोग देख नहीं पा रहे हैं. तो हम लोगों को हिम्मत रखना चाहिए. तो इस स्टोरी से हम लोग को ये भी पता चलता है कि अगर हम कोई चीज़ पाने को ठान लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं तो कितना भी परेशानी आ जाए, हम लोग को टूटना नहीं चाहिए, उसके पीछे लगे रहना चाहिए. कभी ना कभी ज़रूर वो मिलता है. कभी क्या, बहुत जल्दी मिलता है अगर पूरे मेहनत और लगन से लग जाए और थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखे तो. अब वो बोल रहे हैं कि मेरा कंट्री साउथ अफ्रीका जो है मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है, लाइक डायमंड, जेम्स यहाँ पे डायमंड्स को ही डिनोट करा है, बहुत डायमंड से भरा पड़ा है. लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे लिए जो मेरा रियल हीरा है वो वहाँ के लोग हैं. वो लोगों को हीरा से ऊपर मान रहे हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, give their lives for an idea. वो बोल रहे हैं कि मैं इन्हीं लोगों से सीखा हूँ किस चीज़ का, धैर्य रखना,
धैर्य रखना इन्हीं लोगों से सीखा है। और यहाँ के जो मैन्स वुमेन है बहुत रिस्क लिए थे, किस चीज़ के लिए? अपने आइडिया को पूरा करने के लिए। मतलब उनका जो आइडिया था कि हमको अपने देश को आज़ाद करना है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाना, इसको पूरा करने के लिए वो लोग अपने जिंदगी को भी त्याग दिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक द टर्टल विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defines the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquered that fear. अब क्या हुआ? लोगों को यहाँ पे कह रहे हैं कभी भी हम लोग को अपने आप को मतलब टूटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ है, अगर उसमें निगेटिविटी आती है, जस्ट लाइक हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग को तुरंत से एकदम बिल्कुल रिएक्शन नहीं लेना है कि हाँ अब नहीं हमको समझ में आएगा या नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ रखना है। इससे क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आता है तो देर थोड़ा ज़रूर होगा लेकिन बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा स्ट्रेंथ, पेशेंस, ये सारा चीज़ रखना होता है। अब वो कह रहे हैं ये कि एक्चुअल में ब्रेव वो नहीं होता है जो ये कहता है कि हाँ हमको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। एक्चुअल में ब्रेव वो होता है जो डर के ऊपर विजय पा लेता है। अगर आप डर के ऊपर विजय पा लिए तो आप ब्रेव हैं। बस बोल रहे हैं कि हाँ हमको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, बाकी आप के लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्या होता है थोड़ा सा भी अगर कहीं चोट लगा या कुछ हुआ तो सोच लेता है नहीं हमसे अब ये काम नहीं होगा, हमसे ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, उसके बावजूद भी कर सकता है अगर इंसान थोड़ा पेशेंस रखे और थोड़ा अपना हिम्मत रखे। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they have learned to hate, they can taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंसान इस धरती पे जन्म नहीं लिया है, जन्म से ही किसी से नफरत नहीं करता है। इस धरती पे आने के बाद उसके माइंड में ये नफरत पैदा किया जाता है, लेकिन लव जो है वो नेचुरल है, ये हमारे अंदर पहले से ही अवेलेबल होता है। तो ये कह रहे हैं क्या अगर हम लोग किसी से नफ़रत करना यहाँ पर आकर सीख सकते हैं तो क्या हमारे मन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्यार, तो वो हम किसी से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग को ये चीज़ माइंड में लाना ही नहीं है कि वो ब्लैक है या वो गंदा है तो उससे नफ़रत करना है या ऐसा। ये सारे चीज़ माइंड में लाने से होता है। अगर हम अपने माइंड को ही क्लियर रखें, निगेटिविटी नहीं लाएं, तो सारा कुछ पॉजिटिव होगा, सारा कुछ सही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस स्टोरी से हम लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है, इसीलिए ये स्टोरी हमारे लेसन में दिया गया है। Even in the grimstest time in prison, when my commanders and I were punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to resource me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguish. अब वो क्या कह रहे हैं, वो अपने जेल का बात बता रहे हैं कि जब हम जेल में रहते थे तो बहुत सारे जो कमांडर्स पुलिस थे वो सारे आके मेरे को मतलब बहुत टॉर्चर करते थे, इतना ज़्यादा। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, पुश्ड टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट्स मतलब कि अब लिमिट से ज़्यादा हो रहा था, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इतना कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो सिर्फ एक इंसान के अंदर में, वहाँ का जो एक गार्ड था उसके अंदर वो चीज़ देखे कि वो उनके मन में उनके लिए थोड़ा सा ये है, दया है। तो उस चीज़ को देखकर वो सारे चीज़ को भूल कर और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा हिम्मत रखे, क्योंकि उसका जो पेशेंस था वो ख़त्म हो चुका था उनका, नेशनल मंडेला का। लेकिन उस गार्ड में जो थोड़ा बहुत इंसानियत था जो उनको दिखा, तो उस वजह से उनमें थोड़ा हिम्मत आया और वो ये सोचे कि नहीं, इंसानियत है इस धरती पे, इंसानियत ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो बोले कि इंसान जो है, इंसान का जो अच्छाई है वो एक मोमबत्ती की फ्लेम की तरह है क्या, जिसको कि आप छुपा तो सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हो। रोशनी को छुपा सकते हो बट ख़त्म नहीं कर सकते हो। In life, every man has two obligation of his family to his parents, to his wife and children, and he has obligation to his people, his community, his country in a civil and human.
अब यहाँ पे नेशनल मंडेला कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटीज़, क्या एक फैमिली को लेकर और दूसरा अपने लोगों को लेकर। फैमिलीज़ को लेकर जैसे एज ए पेरेंट्स, एज ए सन, ये सारे चीज़, और अपने लोगों को लेकर दैट मीन्स कि अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो या कोई आप पे डिपेंड है तो अपने लोगों के लिए पहला सोचना होता है। तो ये सारी चीज़ को बता रहे हैं कि दो ड्यूटीज़ थे इन ए सिविल एंड ह्यूमन society. Is man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man and my birth and color to fulfill both to those obligation. In South Africa a man of color who attempt to live as a human beings was punished and isolated. यहाँ तक हम पहले समझा लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं नेशनल मंडेला, लेकिन नेशनल मंडेला जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे थे वहाँ के ब्लैक लोग। क्यों? क्योंकि जो भी इस ऑब्लिगेशन को पूरा करते थे उनको क्या किया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था और आइसोलेटेड कर दिया जाता था। मतलब कि उन पे अत्याचार किया जाता था और पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब कि उनको खुद की ज़िंदगी जीने के लिए भी फ्रीडम नहीं था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twinkling existing of secrecy and rebellion. अब क्या है, जो लोग भी अपने इस ड्यूटी को पूरा करने का कोशिश करता था उनको क्या कर दिया जाता था, रिबेलियन घोषित। रिबेलियन दैट मीन्स कि कहते हैं ना आतंकवादी माना जाता था और उनको बहुत ज़्यादा ये दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था और उनको वहाँ से निकाल भी दिया जाता था। मतलब आप अब अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं, आपको जीना होगा अकेले लाइफ। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो हम अपने फैमिली का इम्पोर्टेंस देते थे, बट जब वो अपने लोगों के लिए जीने लगे, जब वो लोगों के लिए सोचने लगे, तब वो ये सारे ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक बेटा होने का, एक भाई होने का और एक हस्बैंड होने का और एक पिता होने का, ये सारे ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब वो लोगों के बारे में सोच रहे। अब वो सिर्फ 2, 4, 5 मतलब सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि सारे उस लोगों के बारे में सोच रहे थे जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in fields near my mother's hut, free to swim in clear stream and run through my village, free to roast meals under the stars and ride the boats back and slow-moving bulls. As long as I obeyed the father and abided by the customs and my tribal, I was not troubled by the laws of man or God. वो बोल रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तब मुझे इस फ्री का हंगर नहीं था, भूख नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा माइंड चलता था मैं वहाँ तक सोचता था कि मैं फ्री हूँ, फ्री इन एवरी। मैं फ्री हूँ कि मैं दौड़कर अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाता था। मैं फ्री था कि मैं बुल्स पे चढ़कर राइड करता था। मैं फ्री था जाकर रिवर में तैरता था। इन सारी चीज़ों के लिए मैं फ्री था। तो मेरे लिए फ्रीडम यही था। और लोगों के लिए क्या होता था कि सभी अभी भी है, लोगों के लिए क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स जो चीज़ कह रहे हैं एक्चुअल में उनके लिए वही चीज़ होता था कि उसको उससे फ्री हो जाए। मतलब पेरेंट्स जो कह रहे हैं, जो पढ़ने कहेंगे वही पढ़ना है। एक एज आता है जब सारे कुछ मतलब पेरेंट्स के हिसाब से हम लोगों को चलना होता है, वही आज़ादी एक्चुअल में होती है हम लोगों के लिए। तो उनके जो पेरेंट्स कहते थे उनके बातों को मानना, वो जो कह रहे हैं ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं खाना है तो ये नहीं खाना है, वहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ होते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड्स। मतलब वो उनको ये आइडिया ही नहीं था उसके पहले, क्योंकि उनके लिए एक्चुअल में ये सारे चीज़ ही उनका आज़ादी था। लेकिन उनको आइडिया ही नहीं था इस सब चीज़ के बारे में कि कानून क्या होता है और लोग, भगवान, ये सारी चीज़ क्या डिफरेंस है। तो ये इनको क्या हुआ, बाद में आया, जो आगे पढ़ेंगे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, वेन आई डिस्कवर एज ए young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it.
अब क्या हुआ, वो बोले जब मैं बॉयहुड मतलब थोड़ा जवान हुआ तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये फ्रीडम नहीं है जो हम समझते हैं, ये सारा झूठ है। मतलब कि ये बस हमको लगता है कि हमारा फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम ये नहीं है। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि फ्रीडम एक्चुअल में है क्या, जो कि उनसे छीन लिया गया है। तभी उनके मन में इसके लिए हंगर पैदा हुआ, तभी उनके लिए मन में एक भूख जगी फ्रीडम की। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम टू ओनली फॉर माई सेल्फ, द टेंस्टरी फ्रीडम to begin able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basis of honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep and marrying and having a family, the freedom to be obstructed in a lawful life. अब क्या हुआ, वो जब बड़े हुए तो उनके लिए फ्रीडम क्या मानते थे वो फ्रीडम किस चीज़ को, कि हम जो पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ सकते हैं, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन ये सारा ट्रांसटरी है। ट्रांसटरी मतलब कि ये झूठ, परमानेंट, ये सब कुछ दिनों के लिए फ्रीडम होता है। ये जो फ्रीडम है वो रियल फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम वो होता है कि हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट होना चाहे तो हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं था। वहाँ के जो ब्लैक लोग थे, अगर वो पार्टिसिपेट्स होना चाहे तो नहीं है, उनको बहुत सारे जगहों पे जाना रिस्ट्रिक्ट था, वहाँ नहीं जा सकते थे, मना था, क्योंकि उनका कलर ब्लैक था। तो ये सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि अब उनके माइंड में जा रहा था, क्योंकि जब तक वो छोटे थे, यंग थे, तब तक उनके लिए फ्रीडम बहुत छोटी सी चीज़ थी, जो कि उनको लगता था कि हम फ्री हैं। लेकिन बाद में लेटर जाकर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, एक्चुअल में हम फ्री नहीं हैं। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि मैं जो सोचता था कि तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, बल्कि हमारे सभी भाइयों बहनों के साथ भी है। नेशनल मंडेला के जितने भाई बहन थे उन सारे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। फिर वो सोचे कि नहीं, सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हमारे कलर के जितने भी लोग हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है। फिर जाकर वो नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। उसके बाद फिर वो इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced to living man to लिव लाइक अ मॉन्क। अब बोल रहे हैं इसी के दौरान नेशनल मंडेला पूरा चेंज हो गए थे। जो इंसान लॉ को फॉलो करता था, अब वो इंसान एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो सारे चीज़ के अगेंस्ट जा रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था, इसलिए उनको क्रिमिनल माना जाता था। दूसरा बात, अब वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, फैमिली के नहीं सोच पा रहे थे, मतलब अब वो लोगों के लिए सोच रहे थे। तो ये बिल्कुल फिर ये होम से भी अलग हो गए। मतलब ये सारे चीज़ करने के लिए उनको घर से भी बहुत ज़्यादा दूरी बनाना पड़ा। मॉन्क यानी कि सन्यासी का ज़िंदगी, साधु का ज़िंदगी उनको जीना पड़ा। आई एम नो मोर virtual of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains of any of my people were the chains of all of them. The chains of my own people were the chains of me. अब इनके मन में थॉट ये आ गया था, यहाँ पे जो चेंस वर्ड यूज हुआ है ना, इस टर्म को समझना है। यहाँ पे अब इनके मन में थॉट ये आ गया था कि मेरा फ्रीडम अगर सिर्फ हमको मिल जाए तो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे एक भी लोग इसके बंदिश में बंधे हुए हैं, चेंस यहाँ पे बंदिश, अगर इसमें बंधे हुए बंदिश में हैं तो वो हमारा बंदिश है। अगर हमारे कलर के एक भी लोग को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो वो हमको फेस करना पड़ रहा है। अब वो लोगों को खुद से रिलेट कर रहे थे। I know that the oppressed must be the liberated just as surely as the oppressed. A man who
takes away another man's freedom is a prison of hatter. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedoms, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike all robbed of their humanity. अब वो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दो वर्ड है। ऑपरेशर वाइट लोगों के लिए है, ऑपरेस्ड ब्लैक लोगों के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशर हैं वो भी फ्री नहीं है और ना ही ब्लैक लोग फ्री हैं। जो ऑपरेशर हैं वो फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि उनका माइंड टोटली सिर्फ उस चीज़ पे जा रहा है कि वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे को बंदिश बना रहे हैं। तो उन पे उनका माइंड टिका हुआ है कि हमको उनको कैसे टॉर्चर करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि अब वो उससे हटकर खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेस्ड जो लोग को टॉर्चर किया जा रहा है वो तो खैर टॉर्चर हो ही रहे हैं। तो ये दोनों ही बंधे हुए हैं, दोनों ही जेल में बंधे हुए हैं इस टर्म को लेकर। तो हमारे माइंड में जो ये सारा चीज़ सेट है इसको थोड़ा ऊपर हट के जाना है, इसको थोड़ा सोचना है। और अगर हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी को टॉर्चर करते हैं या किसी को परेशान करने का सोचते हैं तो सिर्फ हम उसी को परेशान नहीं करते हैं बल्कि हमको खुद भी परेशानी होता है। हम भी उसके लिए सोचते हैं कि आखिर कैसे क्या षड्यंत्र रचें कि उसको परेशानी हो, क्या करें कि वो परेशान हो। तो इसलिए दोनों को आज़ाद करना था, ये था नेल्सन मंडेला का थॉट। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोबर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब कि वो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों ही इंसानियत के अगेंस्ट थे और दोनों ही उस बंदिश में बंधे हुए थे। तो फाइनली स्टोरी फिनिश हो गया। थैंक्स।